दूसरी साइड रहेगा एज्योर का क्लाउड। ठीक है। VMware पे जो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे वो भी एडी का। अगर एडी का हम इस पे नहीं भी क्रिएट करते हैं तो आप लोगों ने एज्योर पे काम किया, एडी कनेक्ट, राइट, पता होगा ये सारा। इसमें तो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना होगा ना। आवाज़ नहीं जा रही है। हेलो। अभी क्लियर है? आ रही है आवाज़? अभी आ रहा है, प्रेजेंटेशन आ रहा है? हम्म। तो जो वापस रिपीट ही कर रहा हूँ। एक तो VMware पे हम इन्वायरमेंट बनाएंगे और उसको एज्योर पे ले जाएंगे। VMware पे हम कुछ चीजें बिल्ड करेंगे लाइक एडी और DTC, जो मेरा डेस्कटॉप डिलीवरी कंट्रोलर होगा। जो वीडीए बनेंगे वो सारे वीडियो ऑटोमेटिकली एज्योर पे बनेंगे। यहाँ से हमें नंबर ऑफ वीडियो क्रिएट करने हैं। लाइक मैं अगर देता हूँ कि मुझे 4 वीडियो क्रिएट करने हैं, तो वो मेरे 4 वीडियो ऑटोमेटिक एज्योर पे क्रिएट हो जाएंगे। इस टाइप का इन्वायरमेंट करना है। अब अगर मेरा एडी यहाँ पे है और मैं एज्योर एडी यूज करना चाहता हूँ, या मैं इस एडी को एज्योर पे सिंक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एडी कनेक्ट टूल टूल के बारे में आपको पता ही होगा एज्योर पे। एडी कनेक्ट क्या होता है? हेलो। आवाज आ रही है? तो एडी कनेक्ट के बारे में पता होगा आप लोगों को बेसिक। एडी कनेक्ट डाउनलोड करते हैं जहां से भी, और एडी कनेक्ट को हम जो भी ऑन प्रेम का सर्वर होता है उस पर इंस्टॉल करके उसको एडी को एज्योर एडी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भी मेरा एडी का कॉन्फ़िगरेशन होगा एज इट इज, पॉलिसीज वगैरह सारा कुछ एज्योर पे भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, वहां पे भी अप्लाई हो जाएंगी, राइट। तो VMware पे विल क्रिएट अ एडी सर्वर एंड DTC सर्वर, जो मेरा डेस्कटॉप डिलीवरी कंट्रोलर होगा। लोड बैलेंस, यहाँ पे हम लोड बैलेंस अभी नहीं लेंगे, अभी पहले एक क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद जब ये इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा देन हम दूसरा सर्वर क्रिएट करेंगे और इन दोनों सर्वर को आपस में ज्वाइन कराएंगे। ठीक, ये VMware का इन्वायरमेंट है अभी। ZenApp एंड ZenDesktop डिलीवरी कंट्रोलर। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, जो मैंने डेटाबेसेस के बारे में बताया था, 3 डेटाबेस जो क्रिएट करते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, like monitoring database, configuration logging database, and site database. Basically, what is site? Site which holds all the configurations of related to the Citrix environment, related to VDA, related to the application, which we manage from the Studio Console. स्टूडियो कंसोल के थ्रू जो कुछ भी मैनेज करेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी साइट डेटाबेस में स्टोर होगी। इसके सिवा डायरेक्टर जो टूल है, ये डायरेक्टर टूल पे बेसिकली हम मॉनिटरिंग का ही काम करते हैं। तो जो भी मॉनिटरिंग रिलेटेड चीज़ें होंगी वो डायरेक्टर डायरेक्टर पे हम जो भी मॉनिटर करेंगे वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? मॉनिटरिंग डेटाबेस के अंदर होंगी। तो मॉनिटरिंग डेटाबेस होल्ड्स The data related to the monitoring or server details like RAM utilization, uh, RAM utilization, disk utilization, all related to that data stores in the monitoring database. Okay. And Nitin, आप बताओ, what is the use of configuration logging database? कॉन्फ़िगरेशन लॉगिंग डेटाबेस का क्या यूज है?
कॉन्फ़िगरेशन लॉगिंग, लॉगिंग डेटाबेस होता है ना, 3 डेटाबेस होते हैं, साइट, मॉनिटरिंग और लॉगिंग। जब हम इंस्टॉलेशन करने के बाद कॉन्फ़िगर करने बैठते हैं इसको, तो कॉन्फ़िगर एट द टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इट आस्क्स टू क्रिएट 3 डेटाबेसेस। ओके, अपार्ट फ्रॉम लोकल होस्ट। जो लोकल होस्ट स्टोरेज होता है, जैसे ये यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, लोकल होस्ट कैसे स्टोरेज, ये स्टोरेज जो होता है हमारा लोकली होता है डीडीसी के अंदर। अगर हम मल्टीपल डीडीसी क्रिएट करते हैं, इन दैट केस ईच डीडीसी सर्वर होल्ड्स अ एलएचसी डेटाबेस, दैट इज सीक्वल, and that is SQL based. हेलो, मीटिंग में 9:30। तो ये क्या हो रहा है, प्रेजेंटेशन ब्रेक हो रहा है क्या? हेलो, एक काम करो, थोड़ा सा बाहर करो। 1 मिनट, आई थिंक नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, थोड़ा सा मॉडेम को बाहर। बस बस बस, अभी अगर आवाज प्रॉपर आ रही हो तो बताना। आप सब वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, ठीक। तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी VMware पे, अभी ये जैसे VMware वर्क स्टेशन है मेरा, वर्क स्टेशन पे मैंने 2 सर्वर क्रिएट किए हैं, एक तो एक्टिव डायरेक्टरी और दूसरा डीडीसी। ओके, क्लियर? ऑन प्रेमिसेस में बना रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इस पे 2 चीजें कवर हो जाएंगी। एक तो माइग्रेशन, कैसे माइग्रेट करते हैं सर्वर को, अगर मुझे ऑन प्रेम से सर्वर ले जाना है एज्योर पे। दूसरा ये कि जो अभी लास्ट सेशन में मैंने दिखाया था कि जिस समय मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि अगर मुझे मशीन क्रिएट करनी है, वीडीए क्रिएट करना है, तो वो कनेक्शंस पूछता है। यू आर वांट टू, यू आर गोइंग टू एज्योर, एज्योर क्लासिक, EC2 और vSphere, तो उसमें से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट जब मैं एज्योर पे ही हूँ और एज्योर पे ही क्रिएट करूंगा इन्वायरमेंट, तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट अगर मैं ऑन प्रेम पे हूँ और मैं ये चाहूँ कि वीडीए मेरा एज्योर पे क्रिएट हो, तो कुछ ना कुछ तो ट्रबल शूटिंग के लिए भी मिलेगा, कुछ डिफिकल्टीज आएंगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये चूज किया है कि जो इन्वायरमेंट होगा वो एज इट इज रहेगा सारा कुछ, लेकिन कनेक्टिविटी हमारी जो जाएगी अब, वो ऑन प्रेम से एज्योर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये डीसी क्रिएट करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन लॉगिंग डेटाबेस बता रहे थे ना माथुर जी, आप बताइए, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लॉगिंग डेटाबेस? कॉन्फ़िगरेशन लॉगिंग डेटाबेस दैट स्टोर्स administrative changes. Configuration logging database, or you can say is a logging database, stores administrative changes. Administrative changes means whatever changes made by the administrator. हम्म, वो दैट इज सेशन रिकॉर्डिंग। दैट इज सेशन रिकॉर्डिंग, वो सेशन रिकॉर्डिंग है। बट मैं बात कर रहा हूँ इसकी,
Hmm. Means suppose in a for a client you are there for the administrator as an administrator, and your role to publish a new application, remove an application, provide access to the users on the application. In that case, somehow one day you have installed a new application on Citrix environment and provided access to blah blah users XYZ, and next day some other person came to office, coming to office, and uh, is seeing that this is a new application, and he is curious that to know that who published that application. In that case, just he need to go into logging a database, check the logs. Inside the logs, it will show that this application is installed on this time, this date, by this administrator, and provided access to this users in the application. Somehow, somehow एडमिनिस्ट्रेटिव की जितनी भी टास्क होंगी वो सारी वहां पे लॉग्स में रिकॉर्ड होती रहेंगी। ओके। हम्म। अभी बात करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इसको 6.5 को 7.x। लाइक अगर हम ऐसे लेके चलें कि मेरे पास पुराना वर्जन भी था और न्यू वर्जन पे भी मुझे काम करना है, ठीक है। पुराना वर्जन होता था 6.5। 6.5 में जो आर्किटेक्चर था वो टोटली अलग था, और 7.x का आर्किटेक्चर टोटल अलग है, क्योंकि दोनों में ही टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। 6.5 जो मेरा वर्क करता था वो IMA पे वर्क करता था, 7 पॉइंट जो है वो वर्क करता है FMA पे, फ्लेक्स कास्ट। 6.5 में क्या होता था, जैसे हमारा यहाँ पे स्टोर फ्रंट है, वहां पे भी सेम स्टोर फ्रंट ही होता था, बट स्टोर फ्रंट को उसमें हम कहते थे वेब सर्वर। क्या डिफरेंस आ गया पहला, कि 6.5 में वेब सर्वर होता था, 7.x में क्या होता है, स्टोर फ्रंट। ओके। ये फ्रंट एंड पे रोल सारा कुछ वही है, वर्किंग सारी कुछ वही है, जो 6.5 में थी वही 7.x में है, ठीक है। ज़ेनएप 6.5। सेकेंड क्या होता है, आपको पता है DDC आता है, जो 7.x में आता है, डेस्कटॉप डिलीवरी कंट्रोलर। बट इन केस मैं 6.5 की बात कर रहा हूं तो वहां पे आता था जोन डेटा कलेक्टर, ZDC। ओके, ये हो जाएगा आपका ZDC। ZDC हमारे कई तरह से होते हैं, प्रिफर्ड। इसमें आता था प्रिफर्ड, नॉट प्रिफर्ड, लीस्ट प्रिफर्ड, ठीक। जब भी मैं ZDC बनाऊंगा, जो मेरा पहला सर्वर होता था, देखो दोनों के इंस्टॉलेशन में भी थोड़ा सा अंतर है। 6.5 पे अगर मैं इंस्टॉलेशन करूंगा तो 6.5 में मेरा सेम पैकेज होगा, उसे ही मुझे बार बार रन कराना होगा, ठीक है। जैसे मैं 7.x में जाता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे कंपोनेंट्स चूज करने होते हैं। वहां पे भी सेम वही प्रोसेस है, कंपोनेंट मुझे चूज करने होंगे, लेकिन उसमें कंपोनेंट में आएगा वेब सर्वर चूज करना है, लाइसेंस सर्वर चूज करना है, या ज़ेनएप सर्वर चूज करना है। ये तीन ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो वेब सर्वर चूज करूंगा वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ज़ेनएप सर्वर की बात करता हूँ तो ज़ेनएप सर्वर के लिए एक ही वही इंस्टॉलेशन सेम सभी पे चलाना होगा। लेकिन जो मेरा पहला सर्वर होता था, फर्स्ट सर्वर इज ऑल्सो सेलेक्टेड एज ए ZDC, जोन डेटा कलेक्टर।
ओके। लाइसेंस सर्वर, ये जेडडीसी होता है, या इसको मैं बोल सकता हूँ कंप्लीट जोन डेटा कलेक्टर। ओके, अभी तक में कोई कंफ्यूजन? लेकिन फर्स्ट सर्वर के बाद जो भी मैं नेक्स्ट सर्वर करूंगा उस पर मैं इंस्टॉलेशन करूंगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद मुझे इस सर्वर को, जो भी मेरा मेंबर सर्वर होगा इसका, जैसे हम यहाँ पे वीडीए बनाते हैं वहां पे ज़ेनएप सर्वर्स बनते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ज़ेनएप सर्वर। इंस्टॉलेशन सेम होगा, लेकिन आफ्टर इंस्टॉलेशन मुझे इस जो जेडडीसी होगा इसके अंदर मैं क्रिएट करूंगा फॉर्म। जो भी फॉर्म क्रिएट करूंगा इस फॉर्म के लिए मुझे इसको इससे कनेक्ट कराना होगा। मींस मुझे इस सर्वर की डिटेल यहाँ पे देनी होगी और ये सर्वर इससे कनेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्म की जगह पे 7.x में क्या होता है, साइट होती है। ठीक, अभी इन दोनों का कंपैरिजन मैं एक साथ कर दूंगा। अब लाइसेंस सर्वर को मैं हटा देता हूँ मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं 7.x की, जो मेरा ज़ेनएप ज़ेनएप 7.x वेब सर्वर सेम रहेगा हमारा, लेकिन वेब सर्वर की जगह पे क्या नाम बताया मैंने, क्या आ जाता है, स्टोर। ठीक, ये आ जाएगा स्टोर फ्रंट। लोड बैलेंस, अगर ये सिंबल है इस तरह से है, इट मींस इसको हमें लोड बैलेंस करना होगा। ठीक, स्टोर फ्रंट के बाद क्या आता है, डीडीसी, डेस्कटॉप डिलीवरी कंट्रोलर बोल सकते हैं या डिलीवरी कंट्रोलर बोल सकते हैं, क्योंकि अगर जेन डेस्कटॉप की बात करते हैं, आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक चीज देखा होगा कि एक ही इंस्टॉलर में मुझे दोनों चीजें मिल रही हैं। इधर आई विल गो विद द ज़ेनएप और विथ ज़ेनएप एंड ज़ेन डेस्कटॉप। मीन्स मैं एप्लीकेशन भी, केवल एप्लीकेशन पब्लिश करने के लिए भी इंस्टॉल कर सकता हूँ उसको, और सेम इंस्टॉलर मैं यूज कर सकता हूँ एप्लीकेशन और डेस्कटॉप दोनों पब्लिश करने के लिए। राइट, तो अगर हम केवल डीसी बोलते हैं तो डीसी केस में आता है ज़ेनएप के डिलीवरी कंट्रोलर। लेकिन अब अगर मैं ज़ेनएप एंड ज़ेन डेस्कटॉप बोलता हूँ तो दोनों का ही आ जाता है, ज़ेनएप का भी ज़ेन डेस्कटॉप का भी। वहां पे होता है डेस्कटॉप डिलीवरी कंट्रोलर। अभी कोई कंफ्यूजन? यहाँ मैं लिख देता हूँ डीडीसी डेस्कटॉप ओके। अब डेस्कटॉप डिलीवरी कंट्रोलर में हम क्या क्रिएट करते हैं, जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा तो हम इस पे करते हैं क्रिएट फॉर्म, साइट साइट क्रिएट करते हैं कि कौन सी साइट क्रिएट करनी है। इसी के लिए होता है हमारा साइट डेटाबेस। अब यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया था, फॉर्म। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो साइट और फॉर्म दोनों ही सेम है। मींस यहाँ पे फॉर्म क्या करता है, फॉर्म ये करता है कि जो सिट्रिक्स फॉर्म होगा वो स्टोर करेगा एप्लीकेशंस की डिटेल, यूजर्स की डिटेल, जो भी एप्लीकेशन पे एक्सेस दिए गए उनकी डिटेल। मींस वॉट एवर रिलेटेड टू फॉर्म, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द सिट्रिक्स फॉर्म डेटाबेस, और फॉर्म डेटाबेस को बोलते हैं डेटा कलेक्टर। ठीक है, जो फॉर्म होता है, सिट्रिक्स फॉर्म स्टोर्स द all configuration related to the
एप्लीकेशन, पब्लिश्ड एप्लीकेशन, यूजर्स, एक्सेस राइट, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन दैट स्टोर्स इन द Citrix फार्म एंड फार्म। हाँ, एक ही फॉर्म हमें मेरे जितने भी, अगर मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं ज़ेनऐप के, सारे हमारे एक फॉर्म के अंदर आएंगे। ठीक है, उन सारे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर की डिटेल, जैसे हम अगर एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या करता है, एक्टिव डायरेक्टरी में हमारे सारे होस्ट की डिटेल्स होती हैं। मीन्स हमारे जितने सर्वर्स होंगे, जितने यूजर्स होंगे, वो सारी डिटेल वहाँ पे होगी। अगर मेरा कोई सर्वर डीडीसी ऑथेंटिकेशन के लिए जाता है एडी के पास, तो एडी क्या चेक करता है कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है एडी में या नहीं, राइट। तो ऐसे ही अगर फॉर्म पे हम जाके कोई चीज चेक करते हैं कि फॉर्म पे हमारा ये सर्वर एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वो डिटेल हमें फॉर्म के अंदर मिलेगी, इनसाइड द फॉर्म। और फॉर्म की जो भी डेटा होता है वो सारा डेटा कलेक्टर में स्टोर होता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लेके आते हैं साइट। साइट क्या है, साइट भी सेम वही चीज है। साइट पे हमारा जो भी वर्चुअल ऐप होगा, डेस्कटॉप होंगे, जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, वो सारी हमारी स्टोर होंगी साइट पे। और साइट का सारा डेटाबेस का डेटा कहाँ होगा, डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस हम कौन सा यूज करते हैं, सीक्वल। अगर मैं बात करता हूँ 7.x की, तो सीक्वल के सिवा कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 6.5 की, तो मेरा डेटाबेस क्या हो जाता है, मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस, ओरेकल, DB2, ये चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। जो बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक पे अगर बंदा फोकस करेगा तो 2-4 साल के एक्सपीरियंस में ये पूछेगा कि, लाइक एक मैं सिनेरियो देता हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है, क्लाइंट इज सेइंग दैट टू क्रिएट अ न्यू Citrix environment and he is telling me I need a cost effective solution and I already purchased a Oracle database। तो क्लाइंट क्या चाहेगा, Oracle database मैंने परचेज किया है, तो मैं दूसरे डेटाबेस के लिए पैसा ना खर्च करूं। अब क्लाइंट को नॉलेज नहीं, तो क्लाइंट मेरे से कहेगा क्या मैं ओरेकल डेटाबेस 6.5 में जो यूज कर रहा हूँ, 7.x में यूज कर सकता हूँ। तो सिंपल सा आंसर होगा नो, बिकॉज इट डजंट सपोर्ट एनी अदर डेटाबेस अपार्ट फ्रॉम SQL। माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन है, तो ओनली Citrix विल सपोर्ट ओनली माइक्रोसॉफ्ट SQL डेटाबेस। ओके, तो एक तो हो गया ये DB2, और तीसरा था हमारा SQL। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे जब मैं 6.5 पे बात कर रहा था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ज़ेनऐप मेंबर सर्वर्स है, ज़ेनऐप मेंबर सर्वर्स की जगह हमारे पास VDA1 और VDA2 आ जाए। ठीक है, VDA1 एंड VDA2। VDA1 और VDA2 में भी वही होगा जो यहाँ ज़ेनऐप एंड इसमें होगा। इसमें क्या होगा, जिस भी एप्लीकेशन को मुझे पब्लिश करना है, ZDC पे हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करते। जो ज़ेनऐप इन्वायरमेंट में हमको देना होगा यूजर को, वो कोई भी एप्लीकेशन हम ZDC पे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सेम थिंग यहाँ DDC पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती है। ये मैं डिफरेंस भी सम हम्म हाँ, ये ज़ेनऐप सर्वर पे जाएगा। अब सपोज कि मुझे टैली इंस्टॉल करनी है, SAP इंस्टॉल करना है, हाइपरियन करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करना है, तो मैं उनको कहाँ करूँगा, मेरे पास ऑप्शन है ज़ेनऐप 1, ज़ेनऐप 2। सेम चीज मैं 7.x पे आता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है इंस्टॉल करने के लिए, VDA1, VDA2, राइट। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, दोनों की सिमिलरिटी भी समझ में आ रही है और डिफरेंस भी समझ में आ रहा है। डिफरेंस क्या है, फॉर्म वाला डिफरेंस हो गया एक, तो यहाँ पे साइट है, डेटाबेस का, ZDC का, स्टोर फ्रंट का, कि यहाँ पे वेब सर्वर है, यहाँ पे स्टोर फ्रंट है।
हम्म। 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 इस पे मैं 2 मिनट बाद अगर इस पे डिस्कस करें तो मुझे याद रहेगा क्वेश्चन आपका। रीजन ये है कि जो मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ वही क्वेश्चन पे ही है, सेम है क्वेश्चन। कल मैंने एक चीज और डिस्कस की थी कि हम 7 पॉइंट एक्स में मास्टर कैटलॉग सर्वर बनाते हैं। हम्म। और मास्टर कैटलॉग सर्वर से हम नए सर्वर बिल्ड करते हैं, राइट। हम्म। तो अब अगर मैं 6.5 की बात करता हूँ, 6.5 में मुझे सारी चीज़ें ऑटोमेट करनी है कि मेरे सर्वर्स पे जो है एप्लीकेशन, देखो 6.5 में एक चीज़ समझो, 6.5 जो टेक्नोलॉजी है ये सारा कुछ मैनुअल है, एफर्ट पे। मीन्स जब भी तुम्हें एक नया सर्वर बनाना होगा, तुम्हें विंडोज टीम से ये कहना होगा कि मुझे एक नया सर्वर चाहिए, वो नया सर्वर बना के देंगे। उस सर्वर पे तुम जेनएप इंस्टॉल करोगे, जेनएप इंस्टॉल करने के बाद उस सर्वर को इससे कनेक्ट करोगे, ठीक है। तब जाकर मतलब ये टोटली मैन पावर आपको लगानी पड़ेगी, अपनी ह्यूमन एफर्ट होगा, उसके बाद ही ये सर्वर आएगा इंफ्रा में, करेक्ट। और इससे रोकने के लिए थोड़ा सा ये कर दिया गया था कि यहाँ पे एक पीवीएस का ऑप्शन था, प्रोविजनिंग सर्विसेज बताया होगा मैंने, थोड़ा थोड़ा बेसिक सभी बताया था, इसलिए कि जब ये सारी चीजें बताऊं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। पीवीएस क्या करता है कि डिस्क प्रोवाइड करता है। तो प्रोविजनिंग सर्वर क्या करता था कि प्रोविजनिंग सर्वर आपके इन सर्वर को यहाँ से डिस्क प्रोवाइड कर देगा एक, यहाँ पे जो मास्टर डिस्क होगी उस मास्टर डिस्क को हम पैच करेंगे और शेड्यूल कर देंगे कि किस समय वो पैच यहाँ पे इफेक्टिव होना है, तो वो ऑटोमेटिक पैचिंग हो जाएगी इसकी। तो ये कुछ था जो प्रोविजनिंग सर्वर से प्रोवाइड करते थे। 7.x के केस में क्या आया कि हमारे पास हम्म। हम्म। जेन ऐप या जेन डेस्कटॉप दोनों पे ही यूज कर सकते हैं इसको, ठीक। ये हमारा 7.x पे भी यूज हो सकता है, क्योंकि 7.x में मेरे पास ऑप्शन होता है, ईदर आई कैन गो विद द पीबीएस और एमसीएस। जहां पे हमें लार्ज नेटवर्क होता है, ह्यूज नेटवर्क क्रिएट करना होता है, वहां हम ऑब्वियसली पीबीएस के साथ जाते हैं। लेकिन अगर हमें इन्वायरमेंट क्लाउड पे बनाना है, किसी भी क्लाउड पे, तो एमसीएस पे ही जाएंगे। कोई स्मॉल नेटवर्क है कि 100-200 सिस्टम का नेटवर्क है, तो वो भी हम एमसीएस पे बना सकते हैं, बट कंडीशन एक होती है कि एमसीएस के साथ ये होता है कि डेटा सेंटर जो है वो एक सेम होना चाहिए। मतलब अगर मल्टीपल डेटा सेंटर है किसी भी क्लाइंट के, तो वहां पे एमसीएस वर्क नहीं करेगा, एमसीएस में लिटेंसी आएगी और उतना फास्ट रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा, करेक्ट। क्योंकि जब हम यहाँ पे एमसीएस यूज करेंगे तो हमने इसको मान लो किसी एक लोकेशन पे इंस्टॉल किया, तो ये इसका इनबिल्ट फीचर होता है एमसीएस, तो ये केवल इसी लोकेशन के लिए इफेक्टिव रहेगा, दूसरी लोकेशन से ये सिंक नहीं होगा। या तो मेरा जो डेटा डेटा सेंटर है वो सेंट्रलाइज हो, तो मेरा एमसीएस वर्क करेगा वहाँ पे। ये एमसीएस की लिमिटेशन है, बट प्रोविजनिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। प्रोविजनिंग मेरा इस पे भी यूज हो सकता है, यहाँ पे भी यूज हो सकता है, 6.5 पे भी, 7.x पे भी, ठीक। लेकिन क्लाउड को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जितना भी ये इंस्टॉलेशन वाला मैटर था 6.5 में, वो सारा हमारा मैनुअल होता है। मीन्स अगर मुझे कोई नया सर्वर बनाना है, कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, पैचिंग करनी है, वो सारी चीज़ें मैनुअल होंगी, अगर मैं प्रोविजनिंग नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो। वैसे प्रोविजनिंग यूज़ करने में केवल मुझे पैचिंग में ही हेल्प मिलेगी और किसी चीज़ में नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम आते हैं इन केस ऑफ 7.x, तो यहाँ पे एक सर्विस होती है एमसीएस। एमसीएस का नाम बता सकते हो आप? क्रिएशन
सर्विसेज। अब मशीन क्रिएशन सर्विसेज से नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा, इट यूज टू क्रिएट मशीन। ओके, तो ये इसका इनबिल्ट फीचर होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब मैं डीवीसी कर लूंगा, मैं एक मास्टर कैटलॉग सर्वर बनाऊंगा। यहाँ ये हो गया मेरा मास्टर कैटलॉग सर्वर। ठीक है, अब मास्टर कैटलॉग सर्वर क्या करेगा, जो अभी पार्थ आपने पूछा था ना क्वेश्चन। अब मास्टर कैटलॉग सर्वर को हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, लाइक इसको हमने 8 GB रैम दे दी, ठीक, 80 GB हार्ड डिस्क दे दी, ठीक है, और 2 vCPU दे दिए, ठीक है। तो अगर मैं इस मशीन को यूज करके, जब मैं मशीन क्रिएट करूंगा स्टूडियो कंसोल से, तो इस मशीन को यूज करके जब मैं आगे जाऊंगा, तो मुझसे ये पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मशीन्स डू यू वांट टू क्रिएट यूजिंग MCS और PBS। तो मैं पहले चूज करूंगा कि MCS से मुझे क्रिएट करना है, फिर मैं ये चूज करूंगा कि कितनी मशीन्स मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। तो उस केस में जो ये मशीन्स बनेंगी, इससे मान लो PDA 1 PDA 2 दो मैंने बनाया इस मास्टर कैटलॉग से, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। हम्म, नहीं, बाय डिफॉल्ट तो यही होनी चाहिए ना जो ऊपर दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉपी बन रही है ना यहाँ। तो अगर कॉपी बन रही है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिक पिक करेगा, ठीक। अब मुझे ये डिसाइड करना होगा कि बिफोर बिल्डिंग द सर्वर्स, मुझे डिसाइड करना होगा कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन रखनी कितनी। एज ए आर्किटेक्ट, जब भी हम कोई इन्वायरमेंट बनाते हैं, तो ये चूज करते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस होंगी, कितने यूजर्स होंगे। उसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं कि ये एप्लीकेशंस और यूजर का लोड कितने सर्वर्स पे डिवाइड होगा। अब मान लो हमने सोचा कि 100 सर्वर का नेटवर्क हमारा बिल्ड हो जाएगा, 100 सर्वर हमारी रिक्वायरमेंट है 1000 यूजर पे, और 50 एप्लीकेशन है, ठीक। 50 एप्लीकेशन के लिए अब हर एक एप्लीकेशन का मैं कितने सर्वर बनाऊंगा। तो मान लो मेरे पास पांच पांच तरह की 5 टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आ गई, तो हर एक एप्लीकेशन के लिए एक मैंने मास्टर कैटलॉग बना लिया। उस मास्टर कैटलॉग को कॉन्फ़िगर करके उस पर सारी एप्लीकेशन जैसे डालनी है, पांचों को मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया कि मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना डालनी पड़े, जैसे मुझे चाहिए। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि एक सर्वर पे मुझे SAP डालना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालना है, टैली डालना है, दूसरे सर्वर पे मुझे हाइपरियन डालना है, तीसरे सर्वर पे मुझे कोई दूसरी एप्लीकेशन डालना है। तो इस तरह से मैं ये सारे सर्वर कंप्लीट कर लूंगा। कंप्लीट होने के बाद जो एक VDA वाला क्लाइंट था, जब इंस्टॉल करते थे इसको तो दो चीजें आती थी ना, इधर यू वांट टू इंस्टॉल डिलीवरी कंट्रोलर और वर्चुअल VDA। हाँ, तो जो VDA जब इंस्टॉल करेंगे, तो ये VDA इंस्टॉल करते समय VDA हमसे पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर DDC, और DDC के नेम पे हम उसका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम देंगे, और ये उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब मास्टर कैटलॉग में जाएंगे, मास्टर कैटलॉग से जाके मशीन्स क्रिएट करेंगे, तो नंबर ऑफ मशीन दे देंगे। मशीन क्रिएट करने से पहले मुझसे पूछेगा इधर यू वांट टू यूज प्रोविजनिंग सर्विसेज, PBS, MCS और अदर ऑप्शन। MCS का पता चल गया, प्रोविजनिंग का पता है, ठीक है। अदर ऑप्शंस में क्या आता है? अदर ऑप्शन आता है जो मेरा ZenApp 6.5 में हम मैनुअली यूज कर रहे थे,
जब हम अदर ऑप्शन चूज करेंगे तो हमें इस सर्वर को, एक ही सर्वर को डीवीसी से कनेक्ट करेगा। दूसरे सर्वर, कोई भी सर्वर इसके जैसा कोई दूसरी इमेज नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है। मीन्स हमें जितने वीडियो बनाने होंगे मैनुअली हम बनाते जाएंगे। वीडियो जो क्लाइंट है हमारा वो इंस्टॉल करते जाएंगे और वो इससे कनेक्ट होता जाएगा। दैट इज अदर प्रोसेस, मीन्स मैनुअल प्रोसेस। एमसीएस में जाएंगे तो एमसीएस में मास्टर कैटलॉग चूज करने को बोलेगा। मास्टर कैटलॉग सर्वर चूज करेंगे और उस पे देंगे कि कितने वीडियो क्रिएट करने हैं। नंबर ऑफ वीडियो 2 दिए मैंने, तो वो 2 वीडियो मेरे क्रिएट हो जाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो तुम्हारी जेड ऐप में नहीं थी। अभी तक जो डिफरेंसेस और कंपैरिजन बताया है उसमें कोई डाउट है? एक बार फिर से देख लो स्क्रीन पे, कुछ ऐसा हो जो मैं भूल रहा हूँ या आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो। उनकी बर्थडे में कब जाना है? अभी गिफ्ट के लिए जाओगे? है किसका बर्थडे? हमें भी नहीं पता। जस्ट अ मोमेंट। पैसे ले लेना, लिफाफा ले लेना उनके यहाँ से। ठीक है, और पैसा लिफाफा में डाल के पैसे कितने? हम 200 250 ऐसे कर देना। मम्मी से ले लोगे? पूछते हो? ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? हेलो? ठीक। अब बात करते हैं वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग के लिए एडी तो दोनों साइड होता है मेरा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमारा एक्टिव डायरेक्टरी से ही होगा। ठीक है। तो अभी और कुछ मैं भूल रहा हूँ, जैसे लाइसेंस सर्वर मैं दोनों तरफ नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक। तो लाइसेंस सर्वर को ना करना, क्योंकि लाइसेंस सर्वर लगभग एक ही जैसा है, कुछ वर्किंग वही है, लाइसेंस उसी तरह से अप्लाई करते हैं जैसे 6.5 का करते हैं। अभी आ रही है? हेलो? लाइसेंस सर्वर एडी तो दोनों साइड हमारा सेम वर्क करेगा जैसे पहले करता था, कि ऑथेंटिकेशन अगर कहीं कराना है तो एडी के थ्रू ही होगा। लाइसेंस सर्वर मैंने दोनों साइड पे नहीं शो किया है, क्योंकि लाइसेंस सर्वर की बेसिकली अगर हम कहें तो रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, क्योंकि दोनों साइड पे लाइसेंस सर्वर में कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है। जैसे वर्किंग यहाँ पे है लाइसेंस सर्वर की 6.5 में, वैसे ही सेम ये करती है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जेडडीसी का रोल क्या होता है? अब जेडडीसी यहाँ क्या करता है कि कोई भी रिक्वेस्ट, सपोज मेरी कोई रिक्वेस्ट आ रही है, किसी यूजर ने सिट्रिक्स के पोर्टल पे एक्सेस किया, ठीक है, तो दोनों साइड पे मैं कंपैरिजन दोनों साइड का लेके चलता हूँ। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो एक बार बता देना मुझे, ठीक है, बीच में ही टोक देना। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हो गया यूजर मेरा। यूजर सेम वैसे ही वेबसाइट एक्सेस करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी पोर्ट 80 या 443 पे, वेब सर्वर पे, किसी भी वेब सर्वर पे जाएगी जिस पे लोड कम होगा उस पे ही जाएगी। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि लोड बैलेंसर और लोड ई वैल्यूएटर्स में क्या अंतर है? मतलब वर्ड से क्या समझ में आया? लोड ई वैल्यूएटर। हम्म।
एक का काम है कि लोड को बैलेंस करेगा, लेकिन लोड बैलेंस किस पे करेगा? लोड बैलेंस लोड को बैलेंस कैसे करेगा? कहीं ना कहीं से तो बैलेंस करने के लिए कोई इवैल्यूएशन चाहिए हमें। तो हम्म तो 6.5 में कुछ लोड को बैलेंस करने के लिए कुछ इवैल्यूएटर्स होते हैं। ठीक, जैसे लोड थ्रॉटलिंग है। लोड लोड इवैल्यूएटर में आता है लोड थ्रॉटलिंग है, इसके बाद पेज कॉन्फ़िगरेशन है। पेज फाइल होता है, क्या पता है पेज फाइल क्या होता है? हम्म हेलो। हेलो। हाँ, पेज फाइल क्या होती है पता है विंडोज में? पेज फाइल कहाँ से सेट करते हैं? पेजिंग, करेक्ट। पेज फाइल इज सिमिलर एज स्वैप मेमोरी इन लिनक्स। मीन्स इट्स वर्क्स एज ए रैम, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल रैम। ठीक। तो यहाँ पे मेरे जो 6.5 में है, 13 लोड एवेलेटर्स के रूल्स होते हैं, जिसमें लोड थ्रॉटलिंग भी एक है। लोड थ्रॉटलिंग या तो बाद में बताता हूँ, अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं इसका क्या है। इज लोड थ्रॉटलिंग में सपोज कि जैसे आप किसी नेटवर्क पे नहीं हो, आप अपना अगर लैपटॉप भी ओपन करते हो और लैपटॉप लॉगिन करते ही अगर आप जाके मेमोरी यूटिलाइजेशन या डिस्क यूटिलाइजेशन चेक करो परफॉर्म में, जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल होता है विंडोज़ का, एक कमांड होती है परफॉर्म, यूज़ किया होगा आप लोगों ने। तो जब आप परफॉर्म में जाके चेक करोगे तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो लैपटॉप पे, सेम टाइम पे क्या होता है, मेमोरी और डिस्क यूटिलाइजेशन का स्पाइक बहुत तेजी से हाई जाता है, और कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल होके एक एवरेज पे आ जाता है। तो ये तो सिंगल यूजर का इम्पैक्ट होता है। अगर वहां पे मल्टीपल यूजर रिमोटली किसी सर्वर पे लॉगिन करते हैं, तो क्या होगा कि अगर एक ही टाइम पे मेरे 4 या 5 यूजर लॉगिन करेंगे, तो जिस समय वो सर्वर पे लॉगिन करेंगे सेम टाइम पे, उस समय क्या होगा, उसका जो यूटिलाइजेशन वो होगा वो मैक्सिमम पे चला जाएगा, जो उसका थ्रेशोल्ड होगा उससे बाहर। तो हम एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं सर्वर का कि इस लेवल तक अगर रहेगा तो ही यूजर को लॉगिन मिलेगा। अब सपोज कि मेरे 5 यूजर मेरे किसी जेनएप सर्वर पे लॉगिन करने के लिए हिट कर, और सर्वर की जो कैपेसिटी है वो केवल 4 सर्वर को ही, थ्रेशोल्ड तक जो कैपेसिटी आ रही है वो 4 सर्वर की यूजर की आ रही है सर्वर के लिए, और 5 या 6 यूजर इसको हिट कर रहे हैं, तो जो भी फर्स्ट 4 यूजर्स होंगे उनको ही ये सर्वर लॉगिन करने के लिए अलाउ करेगा। रेस्ट ऑफ द जो सर्वर बचेंगे, रेस्ट ऑफ 4 में से जो बचे 2 यूजर्स, उन यूजर्स के लिए वो शो कर देगा कि सर्वर इज ऑन फुल लोड, और ये जेडडीसी क्या करेगा, उस उन सर्वर को रिडायरेक्ट करेगा दूसरे सर्वर पे जो कम लोड पे होगा। ठीक है। तो ये जो हमारा लोड इवेलेटर रूल्स होते थे, ये हम एप्लीकेशन पे भी लगा सकते थे और सर्वर पे भी अप्लाई कर सकते थे 6.5। यहाँ पे जो रूल्स हैं ये सारी सिट्रिक्स, कोई भी इवेल्यूएटर्स रूल्स नहीं होते हैं इसमें। 6.7.5 में, 7 पॉइंट्स में जो भी होता है वो पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, चाहे वो प्रोफाइल के लिए हो, चाहे लोड के लिए हो, या
एप्लीकेशंस के लिए हम पॉलिसीज अप्लाई करते हैं। क्लियर है इतना? नहीं नहीं, ये हमारा जो हम जब हम इस पे जाएंगे अपना स्टूडियो कंसोल पे, तो स्टूडियो पे ही हमें पॉलिसी का टैब आता है, पॉलिसी जाके हम वहाँ से पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर हम 6.5 में कोई भी पॉलिसी, 6.5 में पॉलिसीज भी होती थी और लोड इवेल्यूटर भी होते थे, बट 7.x में क्या है कि लोड इवेल्यूटर को भी पॉलिसी के अंदर मर्ज कर दिया है। ठीक है, क्लियर है अभी? 7.x में लोड इवेल्यूटर को भी पॉलिसी के अंदर ही मर्ज कर दिया गया है, वहीं से मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। लेकिन 6.5 में लोड इवेल्यूटर अलग होते थे और पॉलिसीज, सिट्रिक्स पॉलिसीज अलग होती थी। नंबर ऑफ पॉलिसीज भी बहुत कम थी। रीजन ये है कि ये एडी के साथ इंटीग्रेट नहीं थी इसकी पॉलिसीज 6.5 की, जिसकी वजह से सिट्रिक्स की पॉलिसीज हमको अलग से कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी और एडी पे हमको पॉलिसीज अलग से लगानी पड़ती थी। या एडी पे जो एडी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको हमें बताना होता था कि सिट्रिक्स के लिए हमें इस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे 7.x में क्या है कि सारी पॉलिसी माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंटीग्रेटेड है, एडी के साथ या जीपीओ के साथ। तो जो भी पॉलिसीज मैं सिट्रिक्स के स्टूडियो कंसोल से बनाऊंगा, वो पॉलिसी ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगी और सिंक हो जाएगी मेरे ग्रुप पॉलिसी से, जो एक्टिव डायरेक्टरी की होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट एडी पे जाके कुछ नहीं करना। मैं दोनों चीजें कम बता रहा हूँ कि अगर मैं 6.5 की बात करता हूँ तो 6.5 में हमको कुछ पॉलिसीज ग्रुप पॉलिसी, एक्टिव डायरेक्टरी के ग्रुप पॉलिसी से भी कॉन्फ़िगर करानी होती थी। कुछ पॉलिसीज सिट्रिक्स के अंदर से हमें कॉन्फ़िगर करनी होती थी, मतलब जो सिट्रिक्स की पॉलिसीज हैं वो भी हैं हमारे पास, और लोड इवेल्यूटर्स भी होते थे जो सर्वर या एप्लीकेशन पे अप्लाई करते थे। तो हमें तीनों जगह पे एफर्ट देना होता था। ठीक है, अगर मुझे कोई एक एनवायरनमेंट सेटअप करना है तो मैं एडी पे भी ग्रुप पॉलिसी लगवाऊंगा, मैं सिट्रिक्स पे भी आके यहाँ से भी मैं सिट्रिक्स की पॉलिसीज इनेबल करूंगा, और मैं लोड इवेल्यूटर के रूल्स भी क्रिएट करूंगा। हम्म, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट करो, वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। हम्म। 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 कई पॉलिसी होती हैं, अगर जैसे मैं 6.5 की बात करता हूँ तो 6.5 में जो मेरा होता था, एक टूल होता था सिट्रिक्स प्रोफाइलर। सिट्रिक्स प्रोफाइलर अलग से होता था जो हम इंस्टॉल करते थे, और उसके थ्रू हम सिट्रिक्स की पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करते थे कि जो यूज़र पॉलिसी है उसका पाथ कहाँ पे होगा, उस पे क्या पॉलिसीज लगेंगी, वो किस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें जब हम प्रोफाइलर इंस्टॉल करते थे तो एक्टिव डायरेक्टरी में एक टैब क्रिएट होता था सिट्रिक्स के नाम से, क्योंकि इसका एडीएम फाइल होती है एक प्रोफाइलर के अंदर, उस एडीएम फाइल को यहाँ एडी पे इंपोर्ट करना होता था, और उसके बाद हम प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी सिट्रिक्स की पॉलिसीज है वो यहाँ से कॉन्फ़िगर करते थे। ठीक है, तो ये तो एडी पे जाके हो गई। फिर हमें सिट्रिक्स के ऊपर जो सिट्रिक्स की पॉलिसीज हैं उनमें भी जाके हमें कुछ पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करनी होती थी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे सेशन रिलायबिलिटी है, तो सेशन रिलायबिलिटी हमारी सिट्रिक्स के अंदर से होगी, इसका एडी से कोई लेना देना नहीं। लोड इवेल्यूटर है तो वो लोड इवेल्यूटर का एक टैब होता है, उस पे से हम जाके लोड इवेल्यूटर क्रिएट करेंगे, तो मतलब हम मल्टीपल जगह से केवल अपने इन्वायरमेंट के लिए पॉलिसीज या सिक्योरिटीज इनेबल कर रहे हैं। करेक्ट? समझ में आया? लेकिन अगर मैं सिट्रिक्स की बात करूं तो सिट्रिक्स में क्या गया कि सिट्रिक्स में सिट्रिक्स की पॉलिसीज हैं, स्टूडियो कंसोल पे टैब है सिट्रिक्स पॉलिसीज का, वो इंटीग्रेटेड है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी से। मतलब जो मैं जीपीओ में जाके देख सकता हूँ, जीपी एडिट पे, वो सारी चीजें मुझे यहाँ सिट्रिक्स कंसोल पे भी दिखेंगी। मैं यहीं से उस पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करूंगा, अप्लाई करूंगा, और वो पॉलिसी मेरी यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगी।
क्लियर है? और कुछ नहीं करना होता है, केवल सिट्रिक्स से ही हमें पॉलिसीज अप्लाई करनी है। तो ये हमारा एफर्ट यहाँ पे आके कुछ कम हो गया। जो अगर हम 6.5 की बात करें और 7.x की बात करें तो हेलो। हम्म। अब जैसे बात करते हैं यहाँ से, अगर हम वर्किंग की कैसे होता है, तो अगर कोई यूज़र मेरे सिट्रिक्स का एक, मान लो यहाँ पे मेरी वेबसाइट बनी है abc.com या सिट्रिक्स टेस्ट.com, यहाँ पे भी मैंने बनाई सिट्रिक्स टेस्ट.com। यूज़र ने सिट्रिक्स टेस्ट.com ओपन किया, जैसे ही ओपन करेगा वेबसाइट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी सर्वर पे, ये इसको पोर्ट 80 पे यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा यूज़र के पास, और वेब पेज यहाँ ओपन हो जाएगा। बट वेब पेज पे यूज़र आईडी का पासवर्ड का अभी ऑप्शन आएगा। जब ये यूज़र आईडी पासवर्ड देगा, फिर से रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर कहीं पे भी ऑथेंटिकेशन के लिए रिलायबल नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, इसको पता है कि मेरा जेडडीसी कौन सा है, ये अपनी रिक्वेस्ट जेडडीसी को भेजेगा। जेडडीसी अपने डेटाबेस पे चेक करेगा यूज़र की परमिशंस, और साथ में एडी को रिक्वेस्ट करेगा कि एडी चेक करे कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। ठीक, एडी अगर ओके कर देगा इसको, तो ये यूज़र की रिक्वेस्ट फिर वापस जाएगी और यूज़र यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। इसने दो चीज़ें किया, जेडडीसी ने क्या किया था, एक तो एडी से ऑथेंटिकेट करवाया इसको, दूसरा इसने अपने डेटाबेस पे भी चेक किया कि इसको परमिशंस क्या है। परमिशंस क्यों चेक की, कि जिस परमिशन के अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसको यहाँ पे एप्लीकेशंस व्यू होंगी। इसके डेटा स्टोर पे, यहाँ पे डेटा स्टोर पे ये मेंशन होगा कि यूजर को किस किस एप्लीकेशन में एक्सेस है। तो जेडडीसी ने जब ये चेक कर लिया कि इसको किस किस एप्लीकेशन पे एक्सेस है, यहाँ से ऑथेंटिकेट हो गया, यूजर ने लॉगिन किया, लॉगिन करते ही उसको वो सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगे उसके एक्सेस के अकॉर्डिंग। ये है जेडडीसी का रोल। तो जेडडीसी क्या है, बैकबोन हो गया यहाँ पे, जो कम्युनिकेट कर रहा है एडी से भी, इससे भी, और मेंबर सर्वर से भी। ठीक है। हाँ, तो इस वजह से ही कि इस पे ऑलरेडी इतना वर्क होता है कि ये काम कर रहा है एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, एडी से ऑथेंटिकेट कराने के लिए, डेटाबेस पे चीज़ें चेक करने के लिए। तो इस पे हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करते। ठीक, और जेडडीसी को भी, हाँ, और इस, करेक्ट, यहाँ पे जो इसको बोलते हैं डेटा स्टोर बोलते हैं, और यहाँ पे इसको बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है। तो जो भी इसको चाहिए जेडडीसी को, वो डेटा स्टोर से लेगा। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है, अगर मेरा डेटाबेस डाउन हो गया तो भी डेटा कलेक्टर कुछ टाइम तक ग्रेस पीरियड होता है, वो एप्लीकेशन को एक्सेस करने की परमिशन रहती है यूजर के पास। लाइसेंस सर्वर डाउन हो जाए तो भी 30 डेज तक यूजर एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है। सेम चीज यहाँ पे भी है, अगर लाइसेंस सर्वर डाउन हो जाए तो ग्रेस पीरियड मिलता है, लेकिन यहाँ डेटाबेस के साथ ये चीज नहीं थी। तो हमें यहाँ पे डेटाबेस की मिररिंग करनी होती है, या हम डेटाबेस को अगर हम चाहें कि और ज़्यादा सिक्योर बनाए, तो हम इसको, ये डिफरेंट कलर में है तो ये मिररिंग होगी यहाँ पे, या रेड होगा, कुछ भी कॉन्फ़िगर हो सकता है। जो मिररिंग है वो ऑल्सो टाइप ऑफ रेड। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी क्या है, यूजर जैसे XYZ citrix test डॉट कॉम एक्सेस करेगा, रिक्वेस्ट स्टोर फ्रंट पे जाएगी, स्टोर फ्रंट इसको वापस वेब पेज देगा, वेब पेज इसके पास आ जाएगा ओपन होके। जब ये लॉगिन करेगा तो स्टोर फ्रंट से रिक्वेस्ट जाएगी डीडीसी के पास, डीडीसी एडी से ऑथेंटिकेट कराएगा, एज वेल एज डेटाबेस से चेक करेगा यूजर का एक्सेस। ठीक, और दोनों चीजें वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे यूजर लॉगिन कर जाएगा, उसको सारी एप्लीकेशन व्यू हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ये सीक्वल वाले करते हैं, वैसे ये हार्डवेयर मिररिंग नहीं होता है, ये सीक्वल सीक्वल टेक्नोलॉजी का अंदर का होता है, वो सीक्वल के थ्रू करते हैं इसको।
ठीक। अब ये तो एप्लीकेशन व्यू होने तक हो गया कि यूजर के पोर्टल पे जो स्क्रीन ओपन हो रही है, वेबसाइट ओपन हो रही है, उस पे वो एप्लीकेशन दिख रही है, लेकिन अब उसको एप्लीकेशन पे वर्क भी तो करना है, राइट। तो यहां तक का तो दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे का भी सेम ही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। लाइक अगर यहाँ पे यूजर अपनी एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जाएगी जेडडीसी के पास। जेडडीसी ये चेक करेगा कि ये एप्लीकेशन मेरे कौन से सर्वर पे है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन भी जेडडीसी के पास होती है कि किस सर्वर पे कौन सी एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन डेटा स्टोर पे भी होती है और जेडडीसी पे भी होती है। ठीक है। मान लो इसने जो एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट की है वो एप्लीकेशन इस पे है, फिर ये चेक करेगा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कितने सर्वर हैं, किस सर्वर पे कितना लोड है, कौन सा सर्वर मिनिमम लोड पे है। तो जेडडीसी क्या करेगा, जो सर्वर मिनिमम लोड पे होगा उस पे यूजर के सेशन को रिडायरेक्ट कर देगा, और यूजर की कनेक्टिविटी हो जाएगी उस सर्वर से जो मिनिमम लोड पे होगा। क्लियर। जेडडीसी ऑलवेज रिडायरेक्ट द सेशन ऑन लीस्ट लोडेड सर्वर। सेम चीज डेस्कटॉप डिलीवरी कंट्रोलर के लिए है, ये भी वही करेगा, जो लीस्ट लोडेड सर्वर होगा उस पे सेशन को रिडायरेक्ट करेगा। ठीक। इसको हम बोलते हैं इनुमरेशन प्रोसेस या एप्लीकेशन लॉन्च प्रोसेस। जो लॉन्च प्रोसेस, एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन लॉन्च प्रोसेस फॉर सिट्रिक्स। तो जो यहाँ से एप्लीकेशन आ रही है, इस पे से आया, ऑथेंटिकेट हुआ, या यूजर का सेशन एप्लीकेशन पे आया, और जैसे ही एप्लीकेशन और इसके बीच का, एप्लीकेशन सर्वर और यूजर के बीच का कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, सेम टाइम पे लाइसेंस सर्वर एक यूजर लाइसेंस रिलीज कर देता है। जो मैंने बताया था, दो तरह के लाइसेंस होते हैं, यूजर बेस्ड लाइसेंस और डिवाइस बेस्ड लाइसेंस। तो वो एक लाइसेंस रिलीज करके क्लाइंट को दे देगा और क्लाइंट उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने लगेगा। इसको इनुमरेशन प्रोसेस बोलते हैं, ये भी मैं आज भेज दूंगा, इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप रीड कर लेना एक बार। मेरे ख्याल से इसमें अब दोनों दोनों की अगर बात करें, कोई पूछे कि 7.x का इनुमरेशन प्रोसेस क्या होगा, इनुमरेशन प्रोसेस कहाँ तक होता है, यूजर ने वेब यूआरएल ओपन किया, यूआरएल ओपन करने के बाद उसको ऑथेंटिकेट होके उसकी एप्लीकेशन उसके स्क्रीन पे व्यू होने लगी, विजिबल हो गई, दैट इज इनुमरेशन प्रोसेस। और उसके बाद उसने एप्लीकेशन पे क्लिक किया है, एप्लीकेशन लॉन्च हुई, एप्लीकेशन पे वर्क करना स्टार्ट किया, दैट इज लॉन्च प्रोसेस। ये लॉन्च ही, ये वर्ड चलता है सिट्रिक्स के लिए। सिट्रिक्स कहीं पे भी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए लॉन्च का ही, जैसे इस रॉकेट साइंस है ना ये, रॉकेट साइंस में लॉन्च ही होती है सारी चीजें, तो एप्लीकेशन लॉन्च प्रोसेस ही चलता है। जो व्यू व्यू के लिए है इनुमरेशन है, और जो लॉन्च है वो यूज करने के लिए कि कैसे एप्लीकेशन स्क्रीन पे आती है यूजर के और वो उस पर वर्किंग स्टार्ट करता है। क्लियर है इतना। वो डिपेंड करता है कि यूजर किस तरह से उसको एक्सेस करना चाहता है। इंसान को हम्म, ये सिट्रिक्स स्टूडियो आ गया। क्या हो गया। स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, ये भी शायद मैक्सिमम साइज है इसका। ये अभी मैंने जो यहाँ पे यूज किया है वो है 2008 R2।
अभी सही है, विजिबल है स्क्रीन? ये सिट्रिक्स का कंसोल ओपन कर रहा है, स्टूडियो कंसोल। ठीक। फिर एक तो ये हो गया, दूसरा क्या देना था आज? चलो, लोड इवेलेटर का मैं ऐड करता हूँ अभी। कर गया। इसमें मैसेज का ऑप्शन। व्हाट्सएप लिंक से मैं शेयर कर दूंगा। आज मैं व्हाट्सएप भी ऑन करूंगा यार। और कुछ और वीडियोस हैं, जैसे अभी मैंने लोड इवेलेटर के लिए बात की, तो लोड इवेलेटर में 13 रूल्स होते हैं इसके। ठीक है, जो 13 रूल्स के बारे में यहाँ पे है। अपग्रेड सेटअप 7.1। मैं यहाँ पे भी आप लोगों को इनविटेशन भेज दूंगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाना। जो भी वीडियोस यहाँ पड़ी हैं, कुछ में जो प्राइवेट वाली हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा उस पे भी, तो वो भी एक्सेसिबल हो जाएगी। नहीं नहीं, अब एक्चुअली फर्स्ट पहले दो सेशन जो है ऐसे निकले कि मैं ये सोच रहा था कि अगर अभी से सारी चीजें देना शुरू करेंगे तो कंफ्यूजन होगा आगे जाके। अब ये है कि अब तुमको बेसिक टर्म्स समझ में आ रहे हैं। लाइक आज जो कुछ भी मैंने बताया, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं यूज किया मैंने जो तुमको पहले से नहीं पता था, तो अभी मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी साथ साथ दूंगा। और एक काम करना, आप लोगों के पास लैपटॉप है? रैम कितनी है उसमें? 4। और एक एज्योर का फ्री वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना। ठीक है, ले लिया? ओके। तो ओके, मैं लिंक अभी दे देता हूँ। ओके, गुड। अभी पहले तो ये कर लेते हैं यार, ये